फॉरेन एक्सचेंज रेट चालू कर रहे हैं। देखो यार, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब समझो। सबसे पहले होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है फॉरेन एक्सचेंज का। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है जिस रेट पे आप इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाता है। मतलब आप लोग जैसे अगर अपन बात करते हैं यूएस डॉलर की, तो यूएस डॉलर की एक्सचेंज रेट क्या है, यूएस डॉलर की एक्सचेंज रेट चल रही है फॉर एग्जांपल 80-81 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपन को अगर यूएस डॉलर चाहिए तो यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर को खरीदने के लिए कितना आईएनआर, कितना इंडियन रुपीज अपने को देना पड़ेगा, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वी कैन बाय फॉरेन करेंसी, कि हम फॉरेन करेंसी को परचेज कर सकते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अब जैसे कि अगर बात करते हैं एक पाउंड कितने का आएगा, फॉर एग्जांपल शायद एक पाउंड का रेट अभी शायद 80-90 रुपीज के अराउंड चल रहा होगा, एग्जांपल है, मे बी एग्जैक्ट हो सकता है कुछ और हो, ठीक है। और अगर आप किसी और करेंसी के बारे में बात करो, ठीक है, जैसे कि येन के बारे में बात करो, ठीक है, तो जैपनीज येन, एक येन 0.5 रुपीज का आता है, 0.6 रुपीज का आता है, मतलब 1 रुपए में 2 येन खरीद सकते हैं अपन, ठीक है। चाइना की करेंसी युआन की बात करें तो एक जो युआन है वो करीब 10-10.5 रुपए के आसपास का आता है। तो ये क्या है, ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी जो होती है उसको क्या कहा जाता है कि इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री की जो करेंसी उसे फॉरेन करेंसी कहा जाता है। हमारी कंट्री के अलावा जो दूसरी कंट्री की करेंसीज हैं उसको फॉरेन करेंसी कहते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, द रेट एट विच वन कंट्री कैन एक्सचेंज currency of one country can be exchanged for the currency of another country is called as rate of foreign exchange, कि जिस रेट पे हम इंडियन करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं उसे कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखा जाए तो दो सिस्टम है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसके दो सिस्टम्स होते हैं। कैसे कैलकुलेट करें फॉरेन एक्सचेंज रेट को, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन के दो तरीके होते हैं, जिससे दो टाइप्स होते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट को निकाल सकते हो। इसके दो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। पहला जो होता है उसको कहते हैं अपन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। आज की डेट में देखा जाए तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एज सच काम नहीं करता। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है ना, उसको चलाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गोल्ड होना चाहिए। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम किसके हिसाब से चलता है, गोल्ड के हिसाब से, कि यहां पे यूएस में 1 ग्राम गोल्ड कितने का आ रहा है फॉर एग्जांपल, और इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड कितने रुपए का आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिसाइड करते हैं, और ये रेट जो होती है ये लंबे समय तक सेम रहती है। इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो गोल्ड के हिसाब से करेंगे या फिर गवर्नमेंट चेंजेस लेके आएगी। इट इज द रेट विच इज ऑफिशियली डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। This is used, this kind of system was used under the gold standard system when value of each currency is defined in terms of gold, जहां पे हर करेंसी को गोल्ड के हिसाब से डिफाइन किया जाता था। किसके हिसाब से, गोल्ड के हिसाब से डिफाइन किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे $1 में 200 ग्राम गोल्ड आता है यूएस के अंदर, 50 रुपए में 200 ग्राम गोल्ड आता है इंडिया के अंदर, तो गोल्ड से गोल्ड हटा देंगे, $1 की रेट 50 रुपए मान ली जाएगी। तो हम यहां पे जो रेट डिसाइड करते थे वहां पे एक स्टैंडर्ड चीज को लेकर रेट डिसाइड करते थे कि जो स्टैंडर्ड चीज है ये इंडिया में कितने की मिलती है और उतनी ही क्वांटिटी यूएस में कितने की मिलती है। फिर यूएस में जितने की मिलती है उस हिसाब से यूएसडी और आईएनआर का रेट फिक्स कर लिया जाएगा। बट ये सिस्टम क्या है, फेल हो गया, और उस सिस्टम के फेल होने के पीछे कुछ इसके डीमेरिट्स हैं, इसके कुछ मेरिट्स भी हैं। ऐसा सिस्टम अगर आप मेंटेन करते हो तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे कि क्या, पहला फायदा है स्टेबिलिटी का। कौन सा, स्टेबिलिटी का फायदा, कि यार ये डे टू डे फ्लक्चुएशंस आप अवॉइड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आज आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, आप इंडियन हो, आप एक इंडिया में दुकान ओपन कर रहे हो, आपने दुकान खोलने में 1 करोड़ रुपए लगाए, तो अब आपको पता है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो आईएनआर में तो वो 1 करोड़ रहेगा, और हो सकता है कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ने के बाद आपको फायदा मिल जाए। खत्म बात। बिजनेस में आपको पता है 1 करोड़ लगा रहे हो, सिंपल बात खत्म। बट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट किया,
तो उस दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आपने जो 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, पहले आपको उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो दूसरी करेंसी का फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा हो गया, मान लो जैसे आज की डेट में डॉलर जो है वो 81 82 का चल रहा है, अगर मान लो ये डॉलर 70 रुपए का हो जाता है तो यूएस का कई गुना इन्वेस्टमेंट इंडिया से कम हो जाएगा। सरकार इस रेट को चला के ही नहीं करने देगी, मतलब समझ रहे हो, ये जो रेट है यूएस डॉलर की, इसको कम नहीं करेगी सरकार, क्योंकि सरकार चाहे तो इस रेट को आज की डेट में भी बैठ के कम कर सकती है, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। बट वाई गवर्नमेंट विल नॉट टेक सच काइंड ऑफ डिसीजन? गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लेगी? क्योंकि ऐसे डिसीजन का एक नुकसान है। नुकसान यह है कि फॉरेन से इंडिया में जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मतलब इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है फॉरेन के अंदर, इंडिया से जो डिमांड करी जा रही है वो डिमांडें कम हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम है कि डॉलर सस्ता होने से हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे यूएस से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज की डेट में इंडिया और यूएस का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूएस में $1 के 1 रुपए की वर्थ होती है, इंडिया में 1 रुपए की 1 वर्थ होती है, ऐसा कुछ नहीं, इतना डिफरेंस नहीं है। परचेजिंग पावर पैरिटी इतना नहीं, आप समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया के अंदर अगर आईफोन आप परचेज करते हैं तो आईफोन आपको 1.5 लाख का पड़ रहा है, वहीं पे यूएस में अगर आप इसे परचेज करते हैं तो समवेयर ये $1200-1300 का पड़ता है। तो $1200-1300 का अगर आपको यूएस में आईफोन पड़ा, ठीक है, लेट्स सपोज, तो यूएस में आपको पड़ रहा है ये 1,30,000 का, इंडिया में पड़ रहा है 1,60,000 का, तो 30,000-40,000 का डिफरेंस हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप क्या करोगे? यूएस से मंगवाओगे फोन, क्योंकि यूएस से आपको सस्ता मिलेगा, इंडिया से आपको महंगा मिलेगा। आज की डेट में 50% लोग जो आईफोन यूज कर रहे हैं, वन टाइम वन कैश में परचेज करते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करना चालू कर दिया? दुबई से फोन मंगवाना चालू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत सारे लोगों ने दुबई से मंगवाना चालू कर दिया। और बल्कि एक बात बताऊं, अगर आपको आईफोन 14 चाहिए फॉर एग्जांपल, आईफोन 14 1.5 लाख के ऊपर का आ रहा है, 1,60,000 का है लेट्स सपोज, ठीक है, दुबई में इसकी रेट है 1,20,000-25,000। कितना डिफरेंस हुआ? मोटा मोटी 30,000-35,000 का। तो इंसान पता है क्या सोचेगा? 30-35,000 में 10-20,000 और जोड़ो, दुबई का ट्रिप हो जाएगा। 30-35,000 में 10-20,000 और जोड़ो, दुबई का ट्रिप हो जाएगा। दुबई का टिकट वन साइड, आना जाना, दुबई का टिकट अगर आप टाइमली बुक करवाते हो फ्लाइट, मतलब गैप के साथ, तो आना जाना पड़ता है दुबई का टिकट 21-22-23,000 बस, ठीक है। 23,000 का टिकट बैठ गया, वहां पे रहना इट्स नॉट दैट वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर आप बंकर्स ले लेते हो या फिर सस्ती जगह ले लेते हो तो वहां पे भी स्टे कर सकते हो। महंगी चाहे तो महंगी, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव होटल भी वहीं पे है, तो सस्ते से महंगा सब मिल जाएगा, ठीक है। 2 दिन का स्टे, 3 दिन का स्टे, 10,000 रुपए, खाना पीना और थोड़ी सी 1-2 जगह घूम लिए तो 50,000 रुपए, 10-20,000 ऊपर खर्च करे, आईफोन 14 प्रो भी ले आए, प्रो मैक्स भी ले आए, दुबई भी घूम आए और फोन लेके इंडिया में भी आ गए। तो लोग ये सोचते हैं आजकल, बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, ठीक है सर, बट कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता, इंटरनेशनल वारंटी होती है, कहीं से भी परचेज करो पूरे दुनिया में, आईफोन है, कहीं से भी सही हो जाता है। तो वो सब चक्कर आजकल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है आजकल, दिस इज हैपनिंग नाउअडेज। तो आप समझ रहे हो लोग क्या करते हैं? करेंसी फ्लक्चुएशन का फायदा उठा लेते हैं, यहाँ पे टैक्सेस का फायदा उठा लेते हैं। तो यूएस का अगर डॉलर सस्ता हो गया, यूएस का डॉलर अगर 70 रुपए हो गया, तो दुबई में और सस्ता आईफोन बिकेगा, वो और डिफरेंस क्रिएट करेगा, और लोग इंडिया से सामान खरीदने के बजाय दूसरी कंट्री से सामान ज्यादा खरीदेंगे। यूएस से खरीदा, दुबई से खरीदा, तो इसीलिए इससे क्या होगा? इंडिया का इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंपोर्ट के बढ़ते ही यूएस डॉलर फिर से स्ट्रांग होने लग जाएगा। समझ आया? तो इतना पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि पहुंचा तो इकोनॉमी और बर्बाद हो जाएगी, इकोनॉमी और ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। आई एम टेलिंग यू थिंग्स प्रैक्टिकली। दूसरा, अगर ये डॉलर इतना सस्ता हो गया तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, फिर कोई कंट्री हमारे मतलब यूएस हमारे पास इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है। फ्लक्चुएशंस अगर बहुत ज्यादा होंगे, तो जैसे कि मैंने क्या कहा, अगर आपने 1 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करे, तब जब यूएस डॉलर चल रहा है 82 रुपीज, और अगर आपको विड्रॉ करना है और 70 रुपए यूएस डॉलर हो गया, करोगे विड्रॉ?
आपको तो घाटा हो गया। बट अगर आपको पता है कि स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, तो 1 करोड़ तो वापस आएंगे। ग्रोथ हुई, बिजनेस बढ़ा तो और ज्यादा आ जाएंगे। इसीलिए क्या है, इसका एक एडवांटेज रहता था। दूसरा, एनकरेज करता था इंटरनेशनल ट्रेड को, क्योंकि लोगों को लगता था कि लो रिस्क है फ्यूचर में, भाई 1 करोड़ इन्वेस्ट करा तो 1 करोड़ तो आना ही है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, सरकार को पॉलिसीज बनाना बड़ा आसान होता था कि सरकार पॉलिसीज जैसे इंडिया के लिए पॉलिसी बनाती है वैसे वहां के लिए पॉलिसी बना सकते थे, क्योंकि स्टेबिलिटी है ना। बट इसके मैरिट से ज्यादा डीमेरिट्स हैं, नुकसान बहुत है इसके। पहला, इंटरनेशनल रिजर्व्स बहुत ज्यादा चाहिए। तुम अगर डॉलर को सपोर्ट करना चाहते हो गोल्ड के कंपैरिजन में, तो तुम्हारे पास इतना गोल्ड भी होना चाहिए। हमारे आरबीआई के पास इतना गोल्ड नहीं है जितना गोल्ड यूएस गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। अब लोग क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कर देंगे कैपिटल की, क्योंकि उनको यह भी तो हो सकता था कि डॉलर का रेट बढ़ जाए, क्योंकि इवेंचुअली डॉलर महंगा ही होता जा रहा है। अगर आप कंपेयर करो तो डॉलर कंपैरिजन करें तो डॉलर हर साल महंगा होता जा रहा है, हर साल इंक्रीज हो रही है इसकी रेट। तो लोगों को क्या लगता है, डबल फायदा लगता है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इंडिया में, मैकडॉनल्ड्स ने इंडिया में तब इन्वेस्ट करा था जब शायद यूएस डॉलर की रेट 30, 35, 40 रुपए हुआ करती थी, या शायद उससे भी कम हुआ करती थी, 15, 20 रुपए हुआ करती थी। आज आप सोचो जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा था वो उसकी रेट पहुंच गई 70 रुपए, यानी कि अगर उन्होंने 20 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट करा था तो 20 का डबल, उसका भी डबल। अब सोचो कितना फायदा मिल गया। समझ आई बात। डिस्करेज करता है वेंचर कैपिटल, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट आपके कंपनीज में पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि ग्रोथ रेट उनको कम नजर आएगी। वेंचर कैपिटल जो स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आज की डेट में देखा जाए तो जितने भी स्टार्टअप्स है ना, सब फॉरेन से पैसा लेके आए हैं। मैक्सिमम पैसा फॉरेन से आया हुआ है, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पेटीएम, जोमैटो, ठीक है, बाईजूस, किसी का भी एग्जांपल ले लो, सब ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट फॉरेन से उठा रखा है, ठीक है। तब जाके इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी है इनकी। इंडियंस का इन्वेस्टमेंट कम है, मना नहीं कर रहा, इंडियंस भी इन्वेस्ट करते हैं, खूब करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, बट फॉरेन से इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई है। रिजिडिटी इन रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स को एलोकेट करना सरकार के लिए, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रिजिडिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है वो समझेंगे। देखो भाई, ऐसी एक्सचेंज रेट जो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करती है, जैसे कि डिमांड ज्यादा, ठीक है, तो डॉलर महंगा, डिमांड कम तो डॉलर सस्ता। मैंने आपको बताया था डॉलर के इतनी प्राइस बढ़ने का क्या रीजन है। आई टोल्ड यू दिस थिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यों डॉलर इतना महंगा हो रहा है आज की डेट में। डॉलर के महंगा होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि यूएस में जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते थे वो इंडिया से इन्वेस्टमेंट वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन के चक्कर में उनको इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो सस्ता पड़ता, मतलब महंगा पड़ रहा है। अब लेट सपोज आप यूएस रहते हो और आपने इंडिया में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे। वो 100 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आपने यूएस के बैंक से 2% ब्याज पे पैसा उठाया, और इंडिया में आपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया 15% पे। 2 की जगह 3 मान लो, 3 पे उठाया, 15 पे इन्वेस्ट कर दिया। बट सबसे पहली चीज, जब आप इंडिया में इन्वेस्ट करोगे ना, तो 1-आधा% आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो वो आपका जो चार्ज लगता है वो एक्सचेंज रेट को कन्वर्जन का चार्ज लग जाता है। समझ रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में ले जाके उसको INR में कन्वर्ट करने का चार्ज लग जाएगा। तो वो 1-आधा% लग गया, ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ गया, 4%। जब आप उस पैसे को विड्रॉ करते हो 15%, 12%, 15% के हिसाब से अगर आपका रिटर्न आ भी रहा है तो 1-आधा% कट के आएगा। अब यही जो 4% की रेट थी यूएस के अंदर, यही हो गई 8% की रेट। इन्फ्लेशन बढ़ा ना, तो इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट्स थे आपके 4% पे वो सीधे रह गए 8%। तो आपको ना फायदा नजर नहीं आने लगा। अब उन लोगों को लगा कि यार इंडिया से 12% रिटर्न आ रहा था, 13% रिटर्न आ रहा था 4% इन्वेस्ट करने पे, तो हम 10% कमा पा रहे थे। अभी हमारी जो इनकम है वो 1-2% ही रह गई, तो 1-2% पे हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स वापस ले लो। तो ऐसे करते करते बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया से विड्रॉ हो गया, पहली बात ये। दूसरी चीज ये, सरकार को कुछ उधारियां चुकानी थी, जिनकी उधारियां अब चुक रही है। मतलब बहुत सारे ऐसे ड्यूज थे जो सरकार के अभी जिसका रीपेमेंट हो रहा है, तो इसलिए यूएस डॉलर सरकार को चाहिए था। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जहां पे यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी, और टेम्परेरी नेचर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी थी जिसकी वजह से यूएस डॉलर महंगा हो गया। तो मुझे लगता है करेक्शन आएगा, बट इतना करेक्शन नहीं आएगा, करेक्शन आएगा 78-79 जितना,
मतलब ये रेट जो है आज की डेट में 80, 81, 82 चल रही है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट रेट में बात करूं ना तो आज की डेट में रेट चल रही है 82.78, 82.78 आज की डेट में रेट चल रही है। बट है ना, अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे को लगता है कि नियर फ्यूचर 2-3 महीने के बाद ये रेट 78, 79 आ सकती है। 77, 76 के नीचे नहीं जाएगा, सरकार जाने नहीं देगी, क्योंकि गया तो मैं आपको बता ही चुका हूं क्या क्या हो सकता है, डिमांडें लोगों की बढ़ जाएगी। ये थोड़ा एक बड़ा फैक्टर है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मतलब द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कौन डिटरमाइन करेगा? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, डिमांड कम तो प्राइस कम, सप्लाई ज्यादा तो प्राइस कम, सप्लाई कम तो प्राइस ज्यादा। यही तो होता है, सप्लाई की तैयारी है, आप खरीदना चाहते हो, सामने वाला सप्लाई नहीं कर रहा, बेच ही नहीं रहा, बेच नहीं रहा तो महंगी होगी रेटें बढ़ेगी। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, अब ये डिटर्मिनेशन अपन नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, ठीक है। आज का क्लास वाइंड अप करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।